आज टेंस की शुरुआत है। ये जीरो से लेकर के हम एडवांस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक आपको बताएंगे कि कैसे ये पूछे जाते हैं। शुरुआत में है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल टेंस। अब आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ठीक है, सिंपल तो सिंपल में यहाँ पर देखिए, ये आपने पढ़ा होगा ता है, ती है, ते है। ये तो आपका पुराना नियम है जो आपने पढ़ा है। या होता है, आज हम बताएंगे होता है, ये भी हमारे सिंपल प्रेजेंट में ही आता है। और ता है, ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसके पहले आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो किसी ने कहा होगा कि 2 महीने का कोर्स हम 1 दिन में पढ़ाएंगे, और किसी ने कहा होगा 1 महीने का कोर्स हम 8 मिनट या 7 मिनट में बताएंगे। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। इतना जरूर कहेंगे कि यदि आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, और ऐसा ना लगे कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम आपको कुछ ना कुछ प्राइज जरूर देंगे। तो आज हम बताते हैं, और आप खुद समझेंगे कि कितने मिनट में हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। या होता है, जैसे राजा दयालु होता है तो द किंग इज काइंड, अध्यापक ईमानदार होता है, द टीचर इज ऑनेस्ट, दूध सफेद होता है तो मिल्क इज वाइट, शहद मीठी होती है, हनी इज स्वीट। इस तरीके से हम होता है के सेंस में बताएंगे। लेकिन बताने के पहले सबसे पहले हम आपको जीरो से ले चलते हैं, जड़ से ले चलते हैं। यदि जड़ मजबूत है तभी हमारा जो वृक्ष है वो मजबूत होगा। तो हम जीरो से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपको बताएंगे कि कैसे टेंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको टेंस पढ़ने के पहले याद करना पड़ेगा पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। अगर पर्सन का ज्ञान नहीं है तो टेंस आपकी समझ में नहीं आएगा। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन, तो आप बोलेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। कौन कौन से। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वे, आई और वी। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम सब। सेकंड पर्सन यू, यू का मतलब तुम और दाऊ का मतलब तू। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन जो दाऊ होता है ये सदैव सिंगुलर होता है, और ज्यादातर इसका यूज पोएट्री में होता है या भगवान के लिए दाऊ का यूज होता है। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, ये सिंगुलर में है, और दे इनका प्लूरल होता है। और थर्ड पर्सन में कोई भी थर्ड पर्सन, जैसे बॉय है, राम है, सीता है, गीता है, किसी का नाम होगा वो थर्ड पर्सन में आएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब उसके बाद नंबर का ज्ञान होना है, क्योंकि आगे चल के हम आपको यही बताएंगे कि ये सिंगुलर नंबर में है, प्लूरल नंबर में है। तो पहले इसको आप समझ लीजिए। सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन, जैसे ही, सी, इट और बॉय, इनसे एक नाउंस का बोध होता है, उन्हें कहते हैं सिंगुलर नंबर। और दूसरा है प्लूरल नंबर। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इंग्लिश में हर एक भाषा में नंबर कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे संस्कृत में एक वचन, 2 वचन, बहुवचन, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में केवल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। प्लूरल में आएगा आई, यू, वी, दे या बॉयज। एक से अधिक संख्या का बोध होता है तो वह प्लूरल नंबर में होता है। लेकिन अगर आप काउंट नहीं कर पाएंगे, कोई भी होगा तो किस में होगा, वो सिंगुलर नंबर में ही होगा। जैसे आप मिल्क को लीजिए, मिल्क किस में आएगा, ये सिंगुलर नंबर में आएगा। किसको, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका ज्ञान, अगर आप ये चीज भूल सकते हैं और आप बिगनर हैं, बिल्कुल शुरुआत से है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना मैं आपको समय देता हूं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जो बच्चे जीरो से पढ़ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये रूल बताना जरूरी है। इसके बाद फिर हम आपको स्पेशल कंस्ट्रक्शन बताएंगे जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहे हैं और प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, गागी है तो फ्यूचर टेंस है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होता है। इस तरह की चीजें हम आपको बहुत सी बताएंगे जो हमारे कंपटीशन में पूछी जाती है। पहले हम जीरो और बेसिक लेते हैं, जो हमारी शुरुआत होती है उसको देखते हैं। ये कई स्ट्रक्चर है, अगर ये आपकी समझ में आ गया तो पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट से देखिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट मतलब पीएस। अगर पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो समझ लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। जैसे मैं जाता हूं,
मैं स्कूल को जाता हूं तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल हो गया। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, देखो पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट और यस यस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, नंबर कितने होते हैं, हमने आपको बताया था 2 नंबर होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया के अंत में यस या यस लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि किस क्रिया के अंत में यस लगाएंगे, किस क्रिया के अंत में यस लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि क्रिया के अंत में ओ आए या एक्स आए या सी एच आए या एस एच आए या डबल एस आए तो क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे, हम ई एस लगाएंगे। अगर इतने शब्द नहीं आते हैं तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ यस लगाएंगे। जैसे वह पढ़ता है तो ही रीड्स, लेकिन अगर हम कह दें कि वह स्कूल जाता है तो ही गो, अंत में क्या आ रहा है ओ, तो क्या बढ़ा देंगे ईएस, तो इसका हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। इसलिए इस रूल को आप समझेंगे कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के अंत में ओ होगा, एक्स होगा, सी एच होगा, एस एच होगा या डबल एस होगा तो अंत क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। अन्यथा की स्थिति में यस, जैसे वह पढ़ता है ही रीड्स, लेकिन वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। अब ओ आ रहा तो इसमें ईएस लगा देंगे, गोज टू स्कूल। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस। आपसे पूछा जाएगा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बता दूं सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, 2 ही प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे फिर अफर्मेटिव और निगेटिव एक सेंटेंस कैसे हैं, तो मैं बता दूं जिसमें नॉट नहीं लगा होता है वो अफर्मेटिव होता है और जिसमें नॉट लगा होता है वो असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। जिसमें नॉट लगा होता है और निगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें नॉट नहीं लगा होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, ये अफर्मेटिव है, लेकिन वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये निगेटिव है। अब देखिए दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस डू डज। बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट पीएस के साथ डू लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। उसके बाद हम नॉट बढ़ा देंगे। अगर डू नॉट या डज नॉट होगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अभी तो मैं बोल के बता रहा हूं, बाकी इसके एग्जाम्पल भी हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि शार्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। मतलब ज्यादा लंबे समय याद करने से अच्छा होता है थोड़ा सा लिख लिया जाए। तो मैं इसको लिख करके सब बताऊंगा। अच्छा, कुछ इंटरोगेटिव वर्ड्स में क्या होता है, सबसे पहले डू डज लगाएंगे। डू का यूज कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। पीएस प्लूरल सब्जेक्ट में डू लगाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, डज। पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट और एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले इंटरोगेटिव अगर क्या आएगा जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, उसके पहले हम डू या डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद बी1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बाकी उसके जितने भी शब्द होते हैं उनको हम बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन यदि इंटरोगेटिव वर्ड, इसको क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले हैं, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो तो डू यू रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते हो डू यू नॉट रीड। लेकिन तुम क्या पढ़ते हो, अब क्या पढ़ते हो का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो डू या डज के पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। उसके बाद डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, निगेटिव होगा तो नॉट, बी1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारे पूरे कंस्ट्रक्शन हैं जो किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन करने में आपकी मदद करेंगे। अब हम आपको इसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत से ट्रांसलेशन बताएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं सदैव सत्य बोलता हूं। अगर बोले यहां से मैं सदैव हटा दूं तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सदैव लगा है, ये आपकी रिपीटेड सेंटेंस है। मैं सदैव बोलता हूं, ये नहीं कि आज बोल दिया कल नहीं। तो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देखिए सत्य बोलने के लिए सदैव स्पीक का प्रयोग करेंगे, टेल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूं तो आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। और मैं सदैव सत्य बोलता हूं तो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं सदैव सत्य बोलता हूं। अब उसके बाद हम आपको इन रूल्स पर रिलेटेड सेंटेंस बताएंगे। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं। ये रिपीटेड एक्शन मेरा है और जो रिपीटेड एक्शन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। आई गो टू स्कूल डेली। अच्छा, मैं रोज मंदिर नहीं जाता हूं, मैं रोज मंदिर नहीं जाता हूं
अब आई के साथ निगेटिव में क्या लगेगा, रूल देखेंगे तो डू नॉट, आई डू नॉट गो टू टेम्पल डेली, मैं मंदिर रोज नहीं जाता हूँ। अच्छा, अगर आपने सीख लिया है और आपसे कोई पूछता भी है तो आप स्पोकन इंग्लिश में भी इनका यूज कर सकते हैं। कैसे, क्या तुम मंदिर रोज जाते हो, डू यू गो टू टेम्पल डेली, डू यू गो टू टेम्पल डेली, क्या तुम मंदिर रोज जाते हो, तो आप बोल सकते हैं यस या बोल सकते हो नो। यदि हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज पहले है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। जैसे कोई कह दे डू यू गो टू टेम्पल डेली, डू यू गो टू मार्केट डेली, कोई भी कह सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, यस या नो में दे सकते हैं। अच्छा, तुम मंदिर क्यों जाते हो, अब क्यों बीच में आ गया है। यदि इंटरोगेटिव वर्ड क्या, क्यों, कहां, कब और कैसे में से बीच में होगा तो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब डू या डस से भी पहले लिखेंगे। तो अब रोज क्यों जाते हो तो डू से पहले क्यों लगा दीजिए। वाई डू यू गो टू टेम्पल डेली, आप मंदिर रोज क्यों जाते हो, तो आप यही कह सकते हो मैं मंदिर जाता हूं पूजा करने के लिए, मैं रोज मंदिर जाता हूं। आई गो टू टेम्पल डेली टू वर्शिप, टू वर्शिप माने भगवान की पूजा करने के लिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यदि इंटरोगेटिव वर्ड कोई भी होगा, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, विच, तो उनको हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखेंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, हु। जैसे कह दिया जाए कि तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है और तुमको अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, मंदिर कौन जाता है, मंदिर कौन नहीं जाता है, तो हु के साथ का कंस्ट्रक्शन हम इसके बाद अब बताएंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड होगा क्या, क्यों, कहां, कब और कैसे में से, तो उसकी इंग्लिश डू या डस से भी पहले लिखेंगे हम। जैसे इसमें हाउ मेनी, अगर हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे तो संख्या के लिए होगा, नंबर के लिए जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं, या तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, तो हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, यहीं पर हम बदल देंगे। बाकी चाहे तो जितने भी सेंटेंस हम बना लें। हाउ मेनी हाउसेस डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने घर हैं, कोई भी चीज होगा हम यहीं पर बदलेंगे, सेंटेंस बना लेंगे जो गिनने वाला है। और मच, हाउ मच का प्रयोग क्वांटिटी मतलब मात्रा के लिए होता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा के लिए होता है। जैसे हाउ मच मिल्क डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना दूध है, तो हाउ मच मिल्क डू यू हैव। यहाँ हाउ मेनी क्यों नहीं लगा रहे हो आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि हम मिल्क को गिन नहीं सकते हैं और जो काउंटेबल नहीं है उसके पहले हम मच का प्रयोग करेंगे। अच्छा, विच का प्रयोग तो कई होता है, जैसे किस कक्षा में पढ़ते हो, तो इन विच क्लास डू यू रीड, और विच इज। लेकिन अगर विच के साथ कोई नाउन होगा तो तुरंत हम लगाएंगे। जैसे तुम्हारा घर कौन सा है, निर्जीव के लिए हम बोलेंगे विच इज योर हाउस। लेकिन हम कहें कौन सी किताब, तो किताब इस कौन सी में लगा हुआ है तो विच बुक कर देंगे। तुम्हें कौन सी बुक ज्यादा पसंद करते हो, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। इतना तो आपने पढ़ा होगा और हमने पढ़ा भी दिया होगा। अब ये हमारा कॉम्पिटेटिव स्तर का आ जाता है कि हु के साथ अक्सर दे दिया जाता है हु। जैसे हमने बताया कि इंटरोगेटिव वर्ड्स के बाद डू या डस का प्रयोग करेंगे। अब कह दिया जाए मंदिर कौन जाता है, तो आप बोलेंगे हु डज गो टू टेम्पल, ये गलत है और कंपटीशन में ऐसा ही पूछा जाएगा तो आपको डज वहां पर काटना पड़ेगा। क्या रूल्स है, हु गोज टू टेम्पल, मंदिर कौन जाता है। लेकिन अगर यही सेंटेंस निगेटिव होगा तो हु के साथ डज नॉट का यूज करेंगे, डू नॉट का यूज कभी नहीं करेंगे। हु डज नॉट गो टू टेम्पल। अब जैसे देखते हैं तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स यू इंग्लिश, तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स यू इंग्लिश। तुमको रोज इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो यहां बढ़ा देंगे हु टीचर्स यू इंग्लिश एवरी डे या डेली। और हु गोज टू टेम्पल, हु गोज टू टेम्पल, मंदिर कौन जाता है। तो अच्छा, अब यहाँ पर अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हु डज नॉट गो टू टेम्पल, मंदिर कौन नहीं जाता है, तो गोज के बाद क्या बता देंगे, डज नॉट गो टू टेम्पल। निगेटिव में डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, यदि वीडियो आपकी समझ में आ रहा हो और लग रहा हो कि हम पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की बटन जरूर दबा देंगे ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आपके लिए अब ये आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है ये ट्रांजिशन। तुम क्या पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन करके बताएंगे। बाकी तो हमारा जब लाइव क्लास होगा तो मैं तुम क्या पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो, जाते थे और क्या पढ़ने के लिए विद्यालय जाओगे, तीनों सेंटेंस को हम क्लियर करेंगे। मोर देन 100 सेंटेंस बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में तुम क्या पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो का ट्रांसलेशन करिएगा। और कम से कम हम 100 स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से प्राइज देंगे जिनके सही होंगे।
शुरुआत के 100 स्टूडेंट जो भी कमेंट बॉक्स में इसका सही ट्रांसलेशन लिखेंगे उनको मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा। प्राइज का स्थान भी आपको बता दिया जाएगा। तुम क्या पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो का इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना है, और जब हमारा लाइव क्लासेस होगा तो मैं आपको तीनों टेंस बताएंगे। अब हम आपको इसके बाद विशेष चीजें कंपटीशन की बताएंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछी जाती हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ, चिरंतन सत्य मतलब सदैव सत्य रहने वाली बात, या प्रिंसिपल जो सिद्धांत होते हैं, या परमानेंट एक्टिविटीज, स्थायी कार्य के लिए भी इस टेंस का यूज होता है। पास्ट टेंस का यूज नहीं होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो करती थी, करती ही रहेगी, तो किया नहीं हो जाएगा, बल्कि ये यूनिवर्सल में आएगा, परमानेंट एक्टिविटीज है। जैसे देखते हैं एग्जांपल है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, घूमती थी और घूमते ही रहेगी। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य, मॉर्टल माने नाश्वर, नाश्वर मतलब मानो जितने भी है सब नाश्वर हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई कमी नहीं है। ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। 1 and 1 is 2, एक और एक 2 होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देखिएगा तो 1 1 कितने होते हैं 2, और 2 और 2 कितने होते हैं 4। 2 and 2 is 4, यहाँ पर इज ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे अब हमारा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये सत्य बात है। जैसे कह दिया जाए हनी इज स्वीट, शहद जो है मीठी होती है, और मिल्क इज वाइट, और दूध जो है सफेद होता है। देखिएगा जब इज है मार के बाद यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आता है तो ये ध्यान रखना, या नाउन आता है, एडजेक्टिव या नाउन होगा तो इसका मतलब होता है। जैसे अध्यापक ईमानदार होता है, द टीचर इज ऑनेस्ट, शेर जंगल का राजा होता है, तो द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जहां भी होता है, जैसे अब किसी भी चीज को आप देखेंगे, जैसे कोई भी कह दिया जाए कि अध्यापक के बारे में ज्यादा बोलते हैं, अध्यापक तो ईमानदार ही होते हैं, द टीचर इज ऑनेस्ट। अब इसके बाद ये हमारे एक बच्चे ने कहा सर बताइए इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या निगेटिव नहीं हो सकता है, द अर्थ डज नॉट मूव राउंड द सन, हम कहा नहीं हो सकता है, तो उसने कहा फिर आपने जो रूल बताया क्या गलत है। तो आप लोग समझ लीजिए, पहली बार यदि आपने टेंस भी पढ़ा होगा तो जो मैं बताने जा रहा हूं पहली बार आपने सुना होगा कि सदैव सत्य रहने वाली बात, जो भी सेंटेंस में सत्यता प्रकट होती है उनका निगेटिव सेंटेंस गलत होता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है। जैसे द अर्थ डज नॉट मूव राउंड द सन, देखने में तो कंस्ट्रक्शन सही है लेकिन ये गलत है। सदैव सत्य रहने वाली बात या सत्यता प्रकट करने वाले सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रिमेनिंग पार्ट चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रिमेनिंग पार्ट्स देखिए, इसमें बताया गया है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं जो स्वाभाविक, जैसे मैं सदैव सत्य बोलता हूँ, और रेगुलर नियमित, जैसे वह रोज स्कूल जाता है, और रिपीटेड एक्शंस जैसे वह मंदिर में रोज पूजा करती है, और परमानेंट एक्टिविटी जैसे मैं किसी भी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ तो परमानेंट एक्टिविटी है हमारी। और जनरल टू सामान्य सत्य है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमें जो है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ये प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में नहीं होगा। आदि का यूज प्रेजेंट टेंस में ही होता है। अच्छा, इन जो ऊपर बातें बताई गई हैं, ऊपर आइडियाज को व्यक्त करने के लिए निम्न एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। जैसे कौन कौन सी है, ऑफन, ऑफन का मतलब प्रायः, सेल्डम का मतलब कभी नहीं, यूजुअली का मतलब यूजुअली प्रायः, नेवर कभी नहीं, ओकेजनली कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, और नॉर्मली सामान्यतः, जनरली सामान्यतः, ऑलवेज सदैव, और फ्रीक्वेंटली माने प्रायः, और रेयरली माने दुर्लभ या मुश्किल से, और डेली का मतलब होता है रोज। अब हम इसी पर कुछ एग्जाम्पल बताएंगे जो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं, सेल्डम माने कभी नहीं काटते हैं। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, और इसका मतलब होता है, आपने सुना होगा
गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो होता है वो लिखा नहीं जाता और जो लिखा जाता है वो होता नहीं, इसी को कहते हैं इंग्लिश। अब जैसे आई ऑफन गेट लेट फॉर लंच, मुझे प्रायः लंच के लिए देर हो जाती है क्योंकि मैं पढ़ाने में बिल्कुल भूल जाता हूँ। द काऊ गिव्स मिल्क, अब देखिए परमानेंट एक्टिविटी है, द काऊ गिव्स मिल्क, गाय जो है दूध देती है, देती थी और देती ही रहेगी, ये परमानेंट एक्टिविटी है तो प्रेजेंट टेंस में ही इनका यूज होगा। जैसे आई टीच इन ए फेमस इंस्टीट्यूट, मैं एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट प्रयास एकेडमी में मैं पढ़ाता हूँ, तो ये एक फेमस इंस्टीट्यूट है और यहाँ मैं पढ़ाता हूँ। पोजेशन मतलब अधिकार, अधिकार दिखाने के लिए भी इस टेंस का यूज होता है, किसका? प्रेजेंट टेंस का। जैसे ये अधिकार क्या, इस बोर्ड के ऊपर मेरा अधिकार है, तो बोलेंगे ये बोर्ड मुझसे संबंधित है, तो दिस बोर्ड बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी। जैसे ये घर मुझसे संबंधित है तो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। दूसरा, जैसे मेरे पास एक पेन है तो आई हैव ए पेन, लेकिन मेरे पास एक कार है तो कार के ऊपर मेरा अधिकार है तो आई हैव ए कार। इस तरीके से चाहे तो आप जितने सेंटेंस बना सकते हैं, आपके पास जो भी हो। तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल, बोलो आई हैव ए मोटरसाइकिल, कुछ भी कह दीजिए। एक भाई है तो आई हैव अ ब्रदर, और कई भाई है तो मेनी ब्रदर्स, दो बहन है तो आई हैव टू सिस्टर्स। इस तरीके से जो भी अधिकार की चीजें होती है वो प्रेजेंट टेंस से ही रिलेटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन फीलिंग्स, जैसे मानव की जो फीलिंग्स होती है, हम आपको क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, हमारी आपकी क्या है? फीलिंग्स, प्यार करने की है, तो वी लव, जैसे हम अपने देश से प्रेम करते हैं, ह्यूमन फीलिंग्स है। इमोशंस, भावना, मेंटल एक्टिविटी, मानसिक जो एक्टिविटी होती है, गतिविधियां होती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज होता है। जैसे वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम का मतलब है आप सभी लोग, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, तो वी लव आवर कंट्री। बी लव्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें ह्यूमन फीलिंग्स है। अच्छा, आई हेट सिनर्स, सिनर का मतलब देखिए अगर मीनिंग ना आती हो तो इसके पहले मैंने, सिनर का मतलब पापी होता है। अब आप कहेंगे कैसे पता चले, तो एक वीडियो मैंने बताया था जिसमें टाइटल था वर्ब की 6 फॉर्म, उसमें बताया गया था किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में er बढ़ाओ, कॉमन नाउन बनाओ। जैसे राइट माने लिखना तो लिखने वाले को राइटर, सिन माने पाप करना तो पाप करने वाले को सिनर, तो आई हेट सिनर्स, मैं पापियों से घृणा करता हूं। ये हमारा जो है ये फीलिंग्स है मन की, इसलिए हम उनकी जो मेंटल एक्टिविटी भी हमारी है क्या, मैं घृणा करता हूं, क्यों? पापियों से। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर अरेंजमेंट। अभी तक आपने देखा होगा कि वहां स्कूल जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल, ठीक है, तो जनरल सेंटेंस है और सही भी है। लेकिन अगर फ्यूचर, जैसे हम कहते हैं कि कल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, हवाई जहाज 8 बजे उड़ेगा, अब इसमें क्या है? फ्यूचर अरेंजमेंट है, मतलब भविष्य में होने वाले कार्यक्रम जो पहले से ही प्रेजेंट टेंस में ही क्लियर हो जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं। भविष्य में होने वाले कार्यक्रम हो, निर्णय हो या पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी इस टेंस का बोध होता है, जिसमें फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। फ्यूचर टाइम जरूर आना चाहिए। जैसे देखिए प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर आपने पढ़ा भी होगा प्रेजेंट टेंस तो ऐसे सेंटेंस कभी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए यदि वीडियो को आप पूरा देखते हैं तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित बातें बहुत अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद बेल आइकन की बटन दबा देंगे ताकि इसका जितने भी हमारे वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री कल आएंगे, आप लोग से पूछा जाए तो आप बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर विल कम हियर, तो गलत है। प्रधानमंत्री तो कल आएंगे लेकिन उसका जो है डिसीजन प्रेजेंट टेंस में ही हो गया है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे तो द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का दोनों शब्द जो है कैपिटल लेटर से होगा, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर MINISTER, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। फिर है मैं अगले सप्ताह न्यूयॉर्क जाऊंगा, तो आई गो टू न्यूयॉर्क, लेकिन नेक्स्ट वीक, जो यहाँ पर नेक्स्ट वीक लिख गया है, फ्यूचर का टाइम है, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा क्योंकि निर्धारण इसका डिसीजन तो पहले हो गया है। तो मैं अगले सप्ताह न्यूयॉर्क जाऊंगा, आई गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है स्कूल पुनः कब खुलेगा। इस कोरोना के दौरान तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि स्कूल कब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो आपको किसी से पूछना है तो ऐसे ना पूछिए व्हेन विल द स्कूल रीओपन,
स्कूल पुनः कब खुलेगा? When does the school reopen? When does the school reopen? स्कूल पुनः कब खुलेगा, ये बोलने का स्टैंडर्ड होता है। अब जैसे कह दिया जाए जहाज 8 बजे उड़ेगी, जहाज तो 8 बजे उड़ेगी, लेकिन उसका जो निर्धारण है, डिसीजन है, वो पहले से हो जाता है। अब जैसे कहा गया है कि भविष्य में होने वाले निर्णय या पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो जहाज 8 बजे उड़ेगी, लेकिन डिसीजन तो पहले हो जाता है, प्लान। तो इसका हो जाएगा द प्लेन टेक्स ऑफ माने उड़ना एट 8 AM। द प्लेन टेक्स ऑफ माने उड़ेगी या उड़ना एट 8 AM, मतलब 8 बजे उड़ेगी। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि इसमें और भी सेंटेंस है जो मैं आपको कंडीशन में पढ़ाऊंगा। यदि तुम इस वीडियो को देखोगे तो अंग्रेजी जरूर बोलोगे। अब देखिए, 2 फ्यूचर टेंस में है, तो एक को प्रेजेंट में रखेंगे, दूसरे को फ्यूचर में रखेंगे। ये हम कंडीशनल सेंटेंस में आपको बताएंगे, लेकिन आज तो हम ओरली बता देते हैं। इफ यू सी या वॉच, नॉट सी, इफ यू वॉच दिस वीडियो यू विल स्पीक इंग्लिश।